आपको लगता है राइट। चाइना रोल प्ले करने के लिए, गारंटीज देने के लिए सामने आ गया है इसके बाद? चीन को पाकिस्तान जो है इस पूरे मामले में ना सिर्फ ये कि शामिल कर रहा है, बल्कि शायद ईरान जो है वो भी चीन की ही जमानत चाहता है। उसमें उसने कहा कि ईरान और गल्फ कंट्रीज दोनों की इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल जो है वो गारंटी की जाए। पूरा गल्फ, आज आपने देखा दुबई में 120 अरब डॉलर की सरमाया जो है वो निकल गया स्टॉक मार्केट से। स्कूल वहां पे बंद पड़े हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, लोगों की नौकरियां बंद हो गई हैं। क्या आपने उनका ट्वीट देखा है? उन्होंने कहा अगर जी वो देखें। यूके को जेट फ्यूल नहीं मिल रहा तो यहाँ हमसे ले ले, यहाँ जाके बनाए और मस्त खुला ले। क्योंकि आज आपको पता है कि अमेरिका में जो एक गैलन पेट्रोल की कीमत जो है वो $4 से ऊपर चली गई है। ये $2 के लगभग थी, और खुद ट्रंप की मकबूलियत जो है वो इस वक्त जमीन बोस होती जा रही है। जेडी वैंस ने खुद को एंटी वॉर के तौर पे पोजीशन किया है अमेरिका में। जेडी वैंस और नेतन्याहू की तो फोन के ऊपर तू तू मैं भी हुई है, जहां पे जेडी वैंस ने कहा कि तुमने हमें मिसलीड किया था कि ईरान की हुकूमत गिर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को बूट्स ऑन ग्राउंड का एडवेंचर करेंगे, चाहे यूरेनियम को उठाने के लिए करें, चाहे जजीरों पे कब्जे के लिए, दो ही ऑप्शन देना। यूरेनियम कोई वहां पे किसी थैले में तो नहीं पड़ा हुआ ना, उसके लिए आपको बड़ा अंदर, मीलों अंदर जाना पड़ेगा, जेरे जमीन जिसे कहते हैं खुदाई करके पहुंचना पड़ेगा। और ईरान के पास उन्होंने ऐलान किया था 1 लाख की उनके पास मुजम्मिल साहब अफवाज है, रिजर्व्स को मिलाकर, और उनको वहां भी रेजिस्टेंस मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रज़ा रूमी साहब ने हस्बे वादा सैटरडे को हमें चक्कर दे गए। इनका और हमारा सैटरडे का दिन है। ये ट्रैवल कर रहे थे और पाकिस्तान पहुंच गए हैं जंगी माहौल में। मैंने इनको कहा आप क्यों न्यूयॉर्क से आ गए हैं? अब फ्लाइटें कैंसिल हो गई, फंस गए तो वापस कैसे जाएंगे? पर ये अपने वालिदैन की मोहब्बत में 2 हफ्ते की छुट्टी मनाने पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लिहाजा साहब नोट कर लें, ये अब पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप इनको पकड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। क्या हाल? क्या हाल है? ठीक ठाक है। रूमी साहब, आज चाइना और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं उसके बाद एक 5 नुकाती फार्मूला तो सामने आ गया है, अमन पैकेज जिसको उन्होंने कहा है। आपको लगता है चाइना रोल प्ले करने के लिए, गारंटीज देने के लिए सामने आ गया है इसके बाद? मेरे ख्याल से जी बिल्कुल सबसे अहम पेशरफ्त ये हुई है पिछले चंद दिनों से, बल्कि हफ्तों से, जो बात की जा रही थी कि शायद मुज़ाकरात बैक चैनल पर होंगे। वो जिसे कहते हैं, उनका अब यही हमें दिखाई दे रहा है कि चीन को पाकिस्तान जो है इस पूरे मामले में ना सिर्फ ये कि शामिल कर रहा है, बल्कि शायद ईरान जो है वो भी चीन की ही जमानत चाहता है। क्योंकि किसी भी तरह के मुज़ाकरात के ऊपर ईरान का अब यकीन बाकी नहीं रहा। जो पहले 2 बार मुज़ाकरात हुए, दोनों बार मुज़ाकरात के दौरान ही हमला शुरू हो गया और मुज़ाकरात जूं के तूं रह गए। और इस बार ईरान ये चाहता है कि जो भी कोई बात तय हो अमेरिका के साथ, उसकी कोई जमानत उसको मिले। और मुज़म्मिल साहब, यही वजह है कि अब लगता यूं है कि चीन को बीच में शामिल किया जा रहा है, और देखना यह है कि अब चीन किस हद तक शामिल होता है। क्योंकि ये भी एक मसला है चीन का माजी का। आपको पता है कि वो इस तरह के जंगी मामलात में बराह रास्त मुलविस नहीं होता, कि उसकी सारी तवज्जो जो है वो अपनी मईशत की तरफ है, और माशी जिसे कहना चाहिए अहदाफ जो है वो उसके लिए सबसे अहम है। ये है इस वक्त तक की सूरत हाल जनाब। लेकिन मैं वो 5 नकार पढ़ रहा था, उसमें उसने कहा कि ईरान और गल्फ कंट्रीज दोनों की इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल जो है वो गारंटी की जाए। इसका मतलब है चाइना अरबों को भी जमानत देने के लिए तैयार है कि आपकी भी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा ईरान से, और ईरान की सालमियत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कोई बॉर्डर चेंज नहीं होगा खिते में। इस किस्म की बात मुझे समझ आई इसमें से। जी देखिए, बिल्कुल अभी आपने अगर देखा होगा तो दफ्तर खारजा ने 5 नुकात जो है वो शेयर किए हैं। 5 नुकात जिनके ऊपर सीज फायर और जंग बंदी
जो है वो की जा सकती है। वो 5 नुकात क्या है, वो बेसिकली यही है कि भाई मजीद जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको अटैक करने से गुरेज किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि गैस फील्ड के ऊपर पहले इसराइल ने मिसाइल फेंक दिए, तेल के कुएं, अस्पताल, स्कूल, सरकारी इमारत वगैरह वगैरह। और उसके अलावा दूसरा जो अहम नुक्ता इसमें है, वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है, कि आबनाए हर्मुज जो है उसको खोला जाए, और उसको उसकी जो बंदिश की हुई है ईरान ने, जिससे कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी मुतासिर हो रही है, दोबारा से उसको खोला जाए। और यही जनाब वाकया है कि अमेरिका की सबसे बड़ी डिमांड इस वक्त ये है, और जो कि लोग भी हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं इस जंग को शुरू करने का मकसद ही क्या था, क्योंकि जंग से पहले तो ये आबनाए हॉर्मुज़ खुली हुई थी, तो आपने ये मामला स्टार्ट ही क्यों किया? का मौकफ है कि आप नाए हुर्मस के बंद होने से हमें क्या, आपने उनका ट्वीट देखा है? उन्होंने क्या, अगर जी वो देखें। यूके को जेट फ्यूल नहीं मिल रहा तो यहाँ हमसे ले ले, या जाके बाबनाए हुर्मस खुला ले। जिस जिस मुल्क का मसला है वो खुद जाके खुलाए, हम लोगों की लड़ाइयां क्यों लड़ें? वो कहते हैं आप नाए हुर्मस बंद होने से अमेरिका को क्या नुकसान, बांदरे। आ, देखिए ना जी, बात ये है सर कि वो एक डोनाल्ड ट्रंप की भी समझ नहीं आती ना, कि वो जिसे कहते हैं पल में तोला पल में माशा। ये धमकियां यूरोप को, और चूंकि नेटो के लोग उसकी मदद को नहीं आए ना, उसका सबसे बड़ा गिला ये है कि भाई मैं ये जंग कर रहा हूँ, सारे आके इस जंग में शामिल हो जाएं, और आपने हुर्मुज़ पे आकर ईरान को अटैक करके वो जगह खुलवाएं। लेकिन उन सब ने इनकार किया, फ्रांस ने भी, अमेरिका ने भी, जर्मनी में ने भी, जो सारे इत्तेहादी अमेरिका के, तो वो तो उसने उनको वो बात की, उसने कहा भाई मुझे तो तेल का, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आज आपको पता है कि अमेरिका में जो 1 गैलन पेट्रोल की कीमत जो है वो $4 से ऊपर चली गई है। ये $2 के लगभग थी मुजम्मिल साहब, $2 और समथिंग अशारिया, ये $1.5 तक इंक्रीज हुई है। और अगर ये मजीद इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ जो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फिगर बताऊं, जो कि आप हैरान होंगे जानकर, कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की भी जो अपनी मकबूलियत का लेवल है सबसे नीचे है। बल्कि जो नए पोल्स आए हैं वो ये कहा जा रहा है कि किसी भी अमरीकी सदर की इस सेकेंड टर्म में इतनी गैर मकबूलियत नहीं थी जितनी इस वक्त ट्रंप की है। और उसका बुनियादी नुक्ता ये पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हैं। आपको पता है कि दुनिया में आप कहीं भी हो, अवाम जो होती है वो महंगाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी जो है वो बड़ी फूक फूक के कीमतें बढ़ा रहे हैं। बल्कि अभी तो रिसेंट बढ़ाई नहीं है, उसके ऊपर बड़े लोग इतराज भी कर रहे हैं कि जी क्यों नहीं तेल की कीमत बढ़ाई जा रही, और ये गलत है, और ऐसा है वैसा है। क्योंकि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको पता है कि अगर उन्होंने तेल की कीमतें और बढ़ाई तो महंगाई का यहाँ पे ऐसा तूफान आएगा कि वो बहा के ले जाएगा हुकूमत को। तो इसलिए ये अब एक क्लियर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहे उसको आबनाए हुर्मुज़ की वजह से और वर्ल्ड इकोनॉमी को उस इस वजह से, जिसे कहना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और खुद ट्रंप की मकबूलियत जो है वो इस वक्त जमीन बोस होती जा रही है जी। अगर ट्रम्प की मकबूलियत जमीन बोस हो रही है फिर तो ये जंग 2 महीने और चला लें, ताकि फिर एक दफा ट्रम्प से जान ही छूट जाए मिड टर्म में। आप देखे ना, वो तो आप चाहते हैं कि जहां छोड़े, ट्रम्प तो ये नहीं चाहता। और जो ट्रम्प के साथ जो पूरा लोग वाबस्ता है, हुकूमत में है, वो तो चाहते हैं कि वो अगला अपना टर्म पूरा करें। जो मालछाल बना रहे हैं सारे मिलके, वो बनाते रहें, उसमें कोई कमी ना वाक़ हो। इस वजह से अब ये जंग बंदी की तरफ जाना पड़ेगा, ये मजबूरी बन चुकी है। और वो शायद उससे कहते पहले कोई। हैं, जेडी वैंस ने खुद को एंटी वॉर के तौर पे पोस्टर किया है, पोजीशन किया है अमेरिका में। ये उनकी नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन या नेक्स्ट कैंडिडेचर जो वो अपना देख रहे हैं, उसमें खुद को इस वॉर के बैगेज से वो दूर कर रहे हैं कि मेरे ऊपर इसका मलबा ना गिरे। जी बिल्कुल, वो अपने आप को दूर भी कर रहे हैं, नंबर एक। और हम्म। नंबर दो, मुजम्मिल साहब, वो इस वक्त ये है कि वो वहां पर उनका आपस में फटा चल रहा है। जो मार्को रूबियो है, वजीर खारजा, और पीट हेग्सेट जो है वो जंग का वजीर, वो और जेडी वैंस जो है वो आई आई टू आई नहीं देख रहे। बल्कि ये भी कहा गया है कि जेडी वैंस और नेतन्याहू की तो फोन के ऊपर तू तू मैं भी हुई है, जहां हम्म। पे जेडी वैंस ने कहा कि तुमने हमें मिसलीड किया था कि ईरान की हुकूमत गिर जाएगी और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, और अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो सका।
तो ये इस वक्त एक अंदर भी उनके तनाव चल रहा है। पर इसी मार्को वजह से जेडी, रूबियो प्रो इसराइल है, मार्को रूबियो तो प्रो वॉर है, प्रो इसराइल है। जी वो प्रो वॉर है, प्रो इसराइल मुझे नहीं पता। देखिए प्रो इसराइल तो वहां पर होना पड़ता था, वहां पे लॉबी इतनी मजबूत है कि कोई भी अमेरिकी सियासतदान, अमेरिकी सियासी पार्टी जो है वो इसराइल, यही तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई और ममालिक ने जाके अपनी लॉबीज बनाई हैं, वो जाके अपनी वो करते हैं, लॉबिंग और नेटवर्किंग करते हैं, तो पाकिस्तान को भी चाहिए। हिंदुस्तान ने भी बड़ी वहां पे अपनी बनाई हुई थी एक, कभी अभी ट्रंप के आने तक तो बड़ी उनकी भी बल्ले बल्ले वाह वाह थी। वो भी ट्रंप के बाद और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद वो हम्म। जरा नीचे गया मामला। तो ये तो सबकी मजबूरी होती है। लेकिन अमेरिका में मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की जैसे कहना चाहिए ये इसराइल के खिलाफ भी एक पब्लिक ओपिनियन बनता जा रहा है। मेजॉरिटी जो है वो खुश नहीं है ना इस जंग से, और वो समझते हैं कि इसराइल जो है जबरदस्ती अमेरिका और अमेरिका की आवाम को धकेल रहा है इस मुसीबत के अंदर। जी लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, नो किंग प्रोटेस्ट, ये सिर्फ ब्लू स्टेट्स में हुए हैं, रेड स्टेट्स में नहीं हुए। वो कहते हैं जो ट्रम्प की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रेड स्टेट्स, वो इतनी वोकल नहीं है, ये सिर्फ ब्लू स्टेट्स का शोर था। जी जी, ज्यादा ये हकीकत है कि डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क है और बड़े शहर जो हैं, देखिए बड़े शहरों में जो है वो ट्रंप की मकबूलियत और सपोर्ट नहीं है। शिकागो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, इसलिए वहां पे बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं और ये हमेशा से इस तरह हुआ है। लेकिन इस बार जो लोगों की तादाद है वो बहुत ज्यादा थी, और उसमें जंग के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, जो कि एक बड़ी अहम पेशरफ्त है एक एंटी वॉर सेंटिमेंट को बताने के। हालांकि वहां पे लोग बड़े एहतियात, जब भी इसराइल की बात होती है तो वहां पे लोग और सियासतदान बड़ी एहतियात से बात करते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि तकारीर में भी वहां के फिल्म स्टार जो हैं पुराने सारे वो भी मौजूद थे। बर्नी सैंडर्स और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ज़ुबां थे, उन्होंने भी खुल के इस जंग की मुखालफत की और वो भी ये प्रेशर डाल रहे हैं कि जंग बंदी करो। अब देखना यह है कि ये जो पाकिस्तान की काविशें इस वक्त जारी हैं, क्या ये पाकिस्तान की काविशें जो हैं रंग लाती हैं या नहीं। जी मुजम्मिल साहब। रंग तो तभी लाएंगे ना जब अमेरिका भी उनके साथ होगा। जी वो मतलब ये है ना कि देखिए चीन के पास पत्ते तो हैं बेसिकली, लेकिन और वो आपको पत्ते जो लगता है है कि डोनाल्ड ट्रंप को बूट्स ऑन ग्राउंड का एडवेंचर करेंगे, चाहे यूरेनियम को उठाने के लिए करें, चाहे जजीरों पे कब्जे के लिए, दो ही ऑप्शन देना है यहाँ तो। यूरेनियम को कोई उठाने के लिए ऑपरेशन करें कि यूरेनियम ले जाएं, या जजीरों के लिए करें, आपको क्या लगता है दोनों में से क्या करेंगे? देखिए पहली तो ये बात है मुजम्मिल साहब कि यूरेनियम को उठाना जो है ये जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है, जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि बिल्कुल गलत ये सोच है। उसकी वजह ये है कि यूरेनियम कोई वहां पे किसी थैले में तो नहीं पड़ा हुआ ना। उसके लिए आपको बड़ा अंदर, मीलों अंदर जाना पड़ेगा, जेरे जमीन जिसे कहते हैं खुदाई करके पहुंचना पड़ेगा। और ईरान के पास उन्होंने ऐलान किया था 1 लाख की उनके पास मुजम्मिल साहब अफवाज है, रिजर्व्स को मिलाकर। और हम्म। उनको वहां भी रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर वहां पे अमेरिकी जैसे कहते हैं फौजियों के ऊपर हमले स्टार्ट हुए और अमेरिकी फौजी हलाक होना शुरू हुए, तो फिर आपको पता है वहां तो एक तबाही मच जाएगी, और पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल जो जो रहा सहा ट्रंप के साथ भी है वो भी वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त कहना कि जनाब ये इतनी आसानी से काम होगा। बिल्कुल भी बूट्स ऑन ऑन द ग्राउंड वो रखा है तड़ी लगाने के लिए, तो ठीक है। यही इस वक्त की एक सोच है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी साथियों की कि जी वो जरा तड़ी लगाकर तो डरावा दे के मुज़ाकरात करें। लेकिन वो भी जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा जितना कि कहा जा रहा है या दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी रुकावटें पेश आएंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इतनी जल्दी जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजकर अपने फौजियों को जैसे कहते हैं वो करेगा, वल्नरेबल कर देगा। तो इसलिए ये एक तैयारी पूरी है। सारे और लोग लेकिन कर रहे हैं जी कि जब इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकल रहा, कोई फाइनल जीत नहीं रहा,
तो एक स्टेज पे इसराइल जो है वो टैक्टिकल न्यूक्स जिसे हम कहते हैं, वो जो कहते नहीं थे शेख रशीद साहब, हमारे पास आधा पा डेढ़ डेढ़ पा आधा आधा किलो दे भी न्यूक्लियर बम बहने छोटे छोटे, तो वो कहते हैं जिन्हें हम टैक्टिकल न्यूक्स कहते हैं। तो वो कहते हैं जी इन द एंड जो है वो इसराइल उसकी तरफ चला जाएगा। आपको क्या चांस लगता है उसका? देखिए, ये कहा जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है। ये धमकी तो है। उसकी हम्म। वजह यह है कि अगर ये ऐसा काम होता तो फिर चीन का, रूस का क्या आगे से रिएक्शन होगा? फिर रूस को कौन रोक सकता है यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्स चलाने से? या चीन को कौन रोक सकता है ताइवान में चलाने से? इस वक्त तो देखे ना, पूरा आलमी ऑर्डर जो है वो ही तबाह हुआ है। तो फिर अगर अमेरिका ये इसकी इजाजत देता है उनको, इसराइल को ये करने की, तो फिर मुजम्मिल साहब, फिर बाकियों को आप कैसे रोकेंगे? और दुनिया में यूरोप से भी इस चीज की, जिसे कहते हैं, बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। देखिए, न्यूक्स जहां भी चलते हैं वो सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहते। यही हम्म। तो प्रॉब्लम है न्यूक्लियर हथियारों का, कि उसके जो असरात हैं और उसकी जो रेडिएशन होती है, वो फिर फैलती है हजारों मील तक। यानी कि अगर वो यहाँ ईरान में न्यूक्स चलाएंगे तो वो पूरा ईरान को इतना दूर तो नहीं है आगे यूरोप से। तो वो उसके साथ फिर तुर्की उसके साथ है, इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है, और चीन पड़ोस में है। तो सबसे पहले तो उसकी ताबकारी के जो असरात हैं वो वहां जाएंगे। तो इसकी इजाजत दी नहीं जा सकती है। तो पूरी दुनिया में फिर ये वो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि ये तीसरी जंग अजीम जो है, ये उसमें तब्दील हो जाएगी। तो इस वक्त इसकी गुंजाइश नहीं है, मुजम्मिल साहब जी। और ये जो आपको नजर आ रहा है कि जो गुंजाइश आपको लग रहा है नहीं है, फिर आपको जंग का क्या हल नजर आ रहा है? कोई हल नहीं है फिर तो, दोनों नहीं, में से जंग कुछ का हल नहीं है। पा रहा। और जंग का हल ये है कि ईरान को कोई एक जमानत देनी पड़ेगी, और ये सीज फायर होना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई इस वक्त चारा नहीं है, क्योंकि अमलन ईरान ये जंग जीत चुका है। अब चाहे, क्योंकि देखे ना, उनका भी ये इसमें नजरिया बड़ा अहम होता है। नजरियाती तौर के ऊपर जो एक मिस कैलकुलेशन की है इसराइल और अमेरिका ने, उनको ये नहीं पता कि देखिए, जिन लोगों का शौके शहादत ईमान का हिस्सा यानी कि अगर वो हर साल और हर लम्हे जो फॉलो करते हैं शिया इस्लाम को, जो कि 72 लोगों ने जाके एक बड़े लश्कर का मुकाबला किया और अपनी जानें दे दी, और उसको वो सेलिब्रेट हर लम्हे वो उसको याद करते हैं, तो फिर उनके लिए कोई मसला नहीं है। इस तरह के लोगों के साथ जो है वो टकराव लेना एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी अमेरिका और इसराइल की। और वो ईरान साबित कर रहे हैं, क्योंकि वो हर वो वाली चीज कर रहे हैं जिससे वो कहते हैं ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पूरा गर्फ, आज आपने देखा दुबई में 120 अरब डॉलर की सरमाया जो है वो निकल गया स्टॉक मार्केट से। और ये अभी कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। स्कूल वहां पे बंद पड़े हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, लोगों की नौकरियां बंद हो गई हैं। दुबई तो तबाह बर्बाद हो गया है इस पूरी जंग में। दुबई के बाद यूएई पूरे का पूरा, जो कि इस वक्त पर अपने वो आप को यूएई एक जंग दुनिया बंद का, करने की कुव्वतों के साथ तो नहीं है, वो तो जंग जारी रखने वाली कुव्वतों के साथ देखिए है। जी, वो नहीं, अब अपनी लोड़ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ करना पड़ेगा मुजम्मिल साहब। ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये हो रहा है, एक महीने के बाद जितना नुकसान इस वक्त हो रहा है, ये मगरबी मीडिया में की खबरें जो हैं, मुझे उनके ऊपर शक है कि जहां वो कहते हैं कि जी सऊदी अरेबिया और यूएई अभी भी अमेरिका को ये उकसा रहे हैं कि हल निकालो और इसको मारो ईरान को। मेरा ख्याल है वो भी चाहते हैं कि ये बात आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ती तो फिर सऊदी अरेबिया इज नेक्स्ट, और इस पर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मुजम्मिल साहब जी। अरबों और ईरान के तल्लुकात सीज फायर की सूरत में क्या होंगे? ये तो अगले 50 साल फिर आपस में लड़ते ही रहेंगे। जी, तो देखिए, यही बात है ना कि अब ये जब जंग बंदी होगी, इसके बाद गल्फ की और मशरिक वस्ता का पूरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो तब्दील हो जाएगा। अमरीकी अड्डे, क्योंकि एक चीज ये भी साबित होगी ना कि अमेरिका ने इनका दिफा नहीं किया। अरबों डॉलर के हथियार बेचे, कितनी ज्यादा बेसिस बनाई हुई है दर्जनों के हिसाब से। उससे कोई मिसाइल तो नहीं रुका, मिसाइल रुका है लेकिन, ड्रोन रुका है लेकिन उसका सारा डेबरी ईरान तो नहीं डरा उससे। और हम्म। उसके बाद एक नई अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जिसमें ईरान के साथ इनको मामला तय करने पड़ेंगे, अरब ममालिक को।
और उसमें आप यकीन जाने कि अगर जिस डगर पर अब चल रहा है पाकिस्तान का, उसमें कलीदी किरदार होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल का किरदार सेंट्रल हो जाएगा, पाकिस्तान का और तुर्की का। और यही इस वक्त जो है हमें नक्शा दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना हुई तो इस वक्त मामलात इसी रविश पर आगे जा रहे हैं जी। ये जो नेटो टूट रहा है, यूरोप अमेरिका की लड़ाई है, ये किधर जाके रुकेगी जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं? देखिए जी, नेटो की भी लड़ाई जो है वो भी इसी चक्कर में आगे जा रही है। और ट्रंप ने तो नेटो के ऊपर जो है अपना पूरा अदम एतमाद जाहिर कर दिया। वो कहता जी मैं आपको मानता नहीं हूं, आप दफा हो जाएं, आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन ये ट्रंप स्पेसिफिक एक पॉलिसी है। नेटो का भी वो वाला हाल नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये दुनिया में एक नई अलाइनमेंट जो है वो सामने आएगी। नई अलाइनमेंट से मेरी मुराद ये है कि अब जब ये जंग बंदी होगी तो चीन की जमानत से अगर होती है तो फिर चीन उभर कर एक आलमी ताकत के तौर के ऊपर बाकायदा उसका लोहा मनवाया जा चुका होगा। और उसके बाद जो है यूं होगा सर कि एक चीन के मामलात जो है वो भी इस खित्ते में आएंगे। पाकिस्तान चीन का नुमाइंदा है, आपको पता है, जनूबी एशिया में, वेस्ट एशिया में। और फिर एक नई, जिसे कहना चाहिए नई किस्म के इत्तेहाद बनेंगे। फिर यूरोप भी देखेगा कि आया उसको अमेरिका के साथ रहना है या उसको एक नई उभरती हुई कुवत जो है चीन का जो है एक्सिस है, अलायंस है, उसके साथ जाना है। तो ये अब दुनिया अथल फथल का शिकार होगी। ये जो काम किया है नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर, ये उन्होंने दुनिया का सिक्योरिटी का नक्शा ही बदल दिया, सरे नौ ही तब्दील कर दिया उसको जी। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया। खुदा हाफिज।